सोचिए, अगर कोई नियम कानून न हो, कोई व्यवस्था न हो, तो क्या होगा? यही डर, यही एक बड़ा सवाल प्राचीन भारत के केंद्र में था कि एक समाज खुद को अराजकता से कैसे बचाता है। चलिए आज उन प्राचीन राजनीतिक विचारों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। ये एक बहुत ही दमदार तस्वीर है ना? इसे कहते हैं मत्स्य न्याय या मछली का कानून। ये सिर्फ मछलियों की बात नहीं है, ये उस दुनिया की बात है जहां कोई नियम नहीं, सिर्फ जंगल का कानून है, जहां ताकत ही सब कुछ है। यही वो सबसे बड़ा डर था, पूरी तरह से अराजकता, जिसने प्राचीन भारतीय राजनीतिक सोच को दिशा दी। तो इस भयानक स्थिति से बचने का रास्ता क्या है? प्राचीन ग्रंथों ने एक बहुत बड़ा आइडिया सामने रखा कि इस प्राकृतिक अराजकता से बाहर निकलना होगा और जानबूझकर कुछ नया बनाना होगा। उन्होंने एक राज्य और एक शासक बनाने का प्रस्ताव रखा, मतलब व्यवस्था कायम करने के लिए इंसान का सीधा दखल। ठीक है, तो एक शासक चाहिए, लेकिन यहां एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस शासक को शासन करने का अधिकार देता कौन है? जैसा कि हम देखेंगे, इस पर प्राचीन विचारों के पास दो बिल्कुल अलग अलग जवाब थे। यहां पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग विश्व दृष्टियां दिखती हैं। एक तरफ यह माना गया कि अधिकार ऊपर से आता है, ईश्वर से मिलता है, और दूसरी तरफ यह कहा गया कि अधिकार लोगों की आपसी सहमति से बनता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। यह एक ऐसी बहस है जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच जिंदा है कि शक्ति विरासत में मिलती है या सहमति से बनाई जाती है। चलिए, शासक तो आ गया, पर सिर्फ एक इंसान से तो राज्य नहीं बनता है ना? तो आखिर एक काम करने वाले राज्य के जरूरी हिस्से क्या होते हैं? इसके लिए हमें महान रणनीतिकार कौटिल्य की ओर देखना होगा। कौटिल्य ने राज्य को एक जिंदा शरीर की तरह देखा, जिसके 7 बहुत जरूरी अंग थे। राजा यानी स्वामी उस शरीर का सिर था, लेकिन वो मंत्रियों यानी अमात्य के बिना या अपने क्षेत्र यानी जनपद और खजाने यानी कोष के बिना काम नहीं कर सकता था। हर एक हिस्सा, यहां तक कि सहयोगी यानी मित्र भी, पूरे राज्य की सेहत के लिए जरूरी था। तो राज्य का ढांचा तैयार है, पर अब शासक इसे चलाएगा कैसे? सिर्फ गद्दी पर बैठना तो काफी नहीं है, इसके लिए कुछ खास उपकरणों, कुछ फिलॉसफीज का इस्तेमाल होता था। आइए शासन के इन मुख्य उपकरणों को समझते हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे जरूरी है राजधर्म। ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है, ये शासक का एक पवित्र कर्तव्य है, एक नैतिक दिशा सूचक जो उसे हमेशा याद दिलाता है कि उसकी शक्ति सिर्फ शासन करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने और लोगों की भलाई के लिए है। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते। यहीं पर आती है दंड नीति, यानी प्रशासन का वो व्यवहारिक पक्ष। ये इस बात को मानता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग या कम से कम उसका डर बहुत जरूरी है। ये राजधर्म का एक तरह से कठोर पर जरूरी साथी है। प्राचीन कानून बनाने वाले मनु के हिसाब से तो ये दंड का डर ही है जो सभ्यता को बचाता है। ये वो अनदेखी ताकत है जो समाज को सही रास्ते पर रखती है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा होता। और आखिर में आता है अर्थशास्त्र, एक तरह से अल्टीमेट प्रैक्टिकल गाइड। अगर राजधर्म राज्य का नैतिक दिल है, तो अर्थशास्त्र उसका गणना करने वाला दिमाग है। इसमें आदर्शवाद की बातें कम और असल दुनिया में राज्य कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है और शक्ति कैसे बनाए रखनी है, इसकी बात ज्यादा है। तो हमारे पास नैतिकता है यानी राजधर्म, और शक्ति है यानी दंडनीति। पर इन सब का आखिर मतलब क्या है? मकसद सिर्फ ताकत बनाए रखना नहीं था। इन सभी उपकरणों का एक बहुत बड़ा और शायद चौंकाने वाला अंतिम लक्ष्य था। और उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निष्पक्ष सिस्टम की जरूरत थी। इसलिए न्याय राजा की मर्जी पर नहीं चलता था। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में लिखे कानूनों पर आधारित था, और इसे लागू करने के लिए बाकायदा अदालतें होती थीं, जहां सबूत और प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता था। और अब हम इस पूरी सोच के दिल तक पहुंचते हैं। देखिए, अंतिम लक्ष्य सिर्फ समाज में व्यवस्था या खुशहाली लाना नहीं था। असली मकसद एक ऐसा स्थिर समाज बनाना था जहां लोग आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष पा सकें। राजनीति को एक आध्यात्मिक लक्ष्य का साधन माना जाता था। और यहीं पर यह प्राचीन सोच हमें आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल दे जाती है। अगर एक राज्य का मकसद सिर्फ हमारी सुरक्षा और आर्थिक जरूरतें पूरी करना नहीं है, तो फिर क्या है? सिक्योरिटी और इकोनॉमी से परे आज की दुनिया में एक स्टेट का, एक राष्ट्र का असली और अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए?